प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का 10वां अध्याय वर्त से संबंधित हैं, उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे पहले, ताकि ये अध्याय इजी हो जाए। महत्वपूर्ण परिभाषाएं सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वर्त हम 6th क्लास से भली प्रकार पढ़ रहे हैं। 6th में परिभाषाएं हैं, 7th में है, 8th में है और 9th में भी है ये, और 10th में भी परिभाषाएं काम में आती हैं। तो आप सभी इन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे भली प्रकार से। तो सबसे पहले अपन इसमें जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वर्त। वर्त क्या है, वर्त किसे कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। एक चित्र है ये वर्त का, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से देखिए। यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो, ये कोई बिंदु है, यहाँ पे ए बिंदु इस प्रकार गतिमान हो कि समतल में दिए गए स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदैव ही नियत रहे। ये एक स्थिर बिंदु है समतल के अंदर। इस ए की जो दूरी है ये इस समतल में हर जगह से समान है, यानी जो ओ बिंदु है वो नियत बिंदु है। इस नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव ही समान रहे, तो उस बिंदु के बिंदुपथ को वर्त कहते हैं। यानी इस ए से जो ये बिंदुपथ बना है, ये गतिमान बिंदु है, तो इसे अपन वर्त कहेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। यानी जो यहाँ पे वो बिंदु है, ये वर्त का केंद्र कहलाएगा, सेंटर पॉइंट ऑफ ए सर्कल। उसके बाद में जो केंद्र से प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी, जो ये दूरी है, जैसे मैं यहाँ पे इन बिंदु के नाम चेंज कर रहा हूँ, ए बी सी डी, ये जितने भी बिंदु हैं ये इस वर्त पर, तो ये जो नियत बिंदु की दूरी है, ये ओ से इन बिंदुओं की दूरी, ये त्रिज्या कहलाती है। यानी प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से लिखते हैं, रेडियस, इसलिए इसको आर से लिखते हैं। यानी ये आर है इसके अंदर, ये इस वर्त की त्रिज्या है। तो बिल्कुल दो सिंपल परिभाषाएं हो गई, वर्त, वर्त का केंद्र और त्रिज्या, 3 परिभाषाएं। तो कॉपी में नोट करके याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट परिभाषा, सकेंद्रीय वर्त। एक ही केंद्र के, केंद्र एक ही है वो, 2 या 2 से अधिक वर्तों को सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। इस एक ही केंद्र पर यहाँ 2 वर्त बने हुए, देखिए ये इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी R2 है। तो इस प्रकार के एक ही केंद्र पर बने 2 या 2 से अधिक वर्तों को सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा, परिधि। वर्त की परिधि किसे कहते हैं? वर्त के परिमाप को वर्त की परिधि कहते हैं। बिल्कुल आसान, वर्त के परिमाप को वर्त की परिधि कहते हैं। यानी जो वर्त का संपूर्ण घेरा है, ये पूरा है, वो परिधि कहलाएगा। परिधि ज्ञात करने का सूत्र है ये, विद्यार्थियों याद करना सूत्र को। परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2πr, जो इस प्रकार का चिन्ह है इसको पाई कहते हैं, और पाई का मान हमेशा 22/7 लिखा जाता है। ये याद रखना अपने को कि पाई का मान 22/7 लिखना है। कुछ प्रश्नों में अपन 3.14 भी लिखेंगे। आर यहाँ पर है, वर्त की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से परिधि ज्ञात करने का सूत्र हो गया ये 2πr। नेक्स्ट परिभाषा है वो है वर्त का चाप। वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु, ये ए और बी 2 बिंदु ले रहा हूं मैं। वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य परिधि का भाग वर्त का चाप कहलाता है। ये परिधि का भाग, ये वर्त का चाप है। देखिए यहाँ पर 2 चाप बन रहे हैं, यानी
वर्त के चाप दो प्रकार के होते हैं। पहला है बड़े भाग का जो चाप है उसको दीर्घ चाप कहेंगे। बड़े भाग का ये वाला, ये दीर्घ चाप है। इसको दीर्घ चाप कहेंगे अपन। और ये दूसरा वाला है वो छोटे भाग वाले को लघु चाप कहेंगे। परिभाषा याद करनी है। बड़े वाले जो चाप हैं, बड़े वाले भाग हैं उसको दीर्घ चाप, और जो छोटा वाला भाग है ये वर्त की परिधि का, इसको लघु चाप कहते हैं। यानी वर्त के चाप दो प्रकार के हो गए। नेक्स्ट परिभाषा, वर्त की जीवा। देखिए ये एक वर्त है जिसका केंद्र वो है। जीवा किसे कहते हैं इसकी? वर्त की जीवा। वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। ये वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये जीवा कहलाएगा। ये जीवा है, वर्त की जीवा ए बी। अब देखो नेक्स्ट परिभाषा, वर्तखंड। इस जीवा से इस वर्त के दो भाग हो गए, यानी वर्त की जीवा से बने वर्त के भाग, वर्त की जीवा से बने वर्त के भाग वर्तखंड कहलाते हैं। दो भाग हो गए। ये वर्तखंड दो प्रकार के होते हैं। बड़ा भाग है उसको दीर्घ वर्तखंड कहेंगे, और जो छोटा भाग है इसे लघु वर्तखंड कहेंगे। तो वर्तखंड भी दो प्रकार के हो गए, दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड। अगली परिभाषा, व्यास। वर्त का व्यास किसे कहते हैं? वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाते हैं। बिल्कुल लीजिए परिभाषा, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास की दूसरी परिभाषा, व्यास वर्त की वह जीवा है जो केंद्र से गुजरती है। ये केंद्र है, यहां से जो गुजरेगी इस प्रकार से, ये व्यास कहलाएगा। वर्त का व्यास, सबसे बड़ी जीवा भी यही होगी। इंपॉर्टेंट, वर्त की त्रिज्या का दुगुना वर्त का व्यास कहलाता है। एक विशेषता और, वर्त के व्यास से बने वर्तखंड अर्धवर्त कहलाते हैं। अर्धवर्त खंड कहलाते हैं या अर्धवर्त कहलाते हैं। ये जो व्यास से वर्त के दो भाग बनते हैं ये अर्धवर्त या अर्धवर्त खंड कहलाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा, त्रिज्या खंड। ये एक वर्त है, किसी चाप, ये ए बी चाप है, और चाप के बिंदुओं से, ये चाप के बिंदु ए बी से खींची गई त्रिज्याएं ओ बी और ओ ए से बने परिक्षेत्र को, चाहे ये क्षेत्र है चाहे ये क्षेत्र है, इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। परिभाषा, किसी चाप और चाप के बिंदुओं से खींची गई त्रिज्या से बने परिक्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। विद्यार्थियों, त्रिज्या खंड भी दो प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ त्रिज्या खंड, ये वाला बड़े भाग जो है, ये बड़ा भाग, इसको दीर्घ त्रिज्या खंड, और छोटा बड़ा भाग है ये लघु त्रिज्या खंड। यानी त्रिज्या खंड भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड और दूसरा है वो लघु त्रिज्या खंड। नेक्स्ट परिभाषा है चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु किसी वर्त की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है।
यानी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु हैं, किसी वर्त की परिधि पर स्थित हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि चित्र में देखिए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसके चारों शीर्ष बिंदु ए बिंदु, बी बिंदु, सी और डी चारों इस वर्त की परिधि पर स्थित हैं, जिसका केंद्र ओ है। इसलिए इस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो पढ़ी अपन लोगों ने, इनको याद करनी है आपको, ठीक है।